तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आपका एजुकेशन साथी। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर, यूपी टेट, सी टेट, आर टेट और अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला टॉपिक वर्णमाला। तो आज हम एक ही वीडियो में पूरे के पूरे वर्णमाला को क्लियर करने वाले हैं, साथ में ही आपको फ्री पीडीएफ भी प्रोवाइड करने वाले हैं। यदि आप वर्णमाला को अच्छी प्रकार से पढ़ लेते हैं तो आपके यूपी टेट में 4 से 5 मार्क्स एकदम करेक्ट हो जाएंगे। इसी प्रकार से सी टेट में और यूपी डीएलएड में जो फर्स्ट चैप्टर पूछा जाता है हिंदी का, वो है वर्णमाला। तो आप इसको अच्छे से समझिएगा। और आपको यदि इस पीडीएफ अगर आपको ये चाहिए है तो आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप लिंक दे दिया जाएगा। आप उस व्हाट्सअप लिंक के थ्रू मुझे हाय मैसेज करिए, मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। तो चलिए टाइम ना गवाते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि वर्ण कहते किसे हैं। तो वर्ण किसे कहते हैं, इसके लिए सबसे पहले हम एक उदाहरण लेंगे। एक वाक्य है, चंद्रमा निकल आया है। तो इसमें कौन कौन से शब्द प्रयुक्त हुए हैं? एक है चंद्रमा, दूसरा है निकल, तीसरा है आया और चौथा है। तो इन शब्दों में प्रयोग होने वाले वर्णों को अब हम अच्छी प्रकार से समझेंगे। सबसे पहले मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूँ, उसको आप अच्छे से समझिएगा। जैसे कोई भी जो व्यंजन वर्ण होता है, एग्जाम्पल के लिए मैं चा ले लेता हूँ। चा एक व्यंजन वर्ण है। ये जो है ये स्वरों से मिलकर बने होते हैं। व्यंजन वर्णों की जो परिभाषा होती है वो ये होती है कि जो व्यंजन होते हैं वो स्वरों से मिलकर बने होते हैं। तो जब मैं चा से स्वर को अलग करूँगा तो चा में लग जाएगा हलंत, क्योंकि जब हम चा से स्वर को अलग करेंगे तो उसमें लग जाएगा हलंत। और इसमें जो स्वर निकलेगा वो है छोटा आ, क्योंकि जब हम चा बोलते हैं तो उसके आखिरी में आ निकलता है, चा। ठीक है। इसी प्रकार से अगर मान लीजिए आ गया है पा, तो पा में से जब हम या बोल सकते हैं पा का वर्ण विच्छेद, तो पा में लग जाएगा हलंत प्लस छोटा आ। इसी प्रकार से देखिए हमने चंद्रमा का जो शब्द है उसका वर्ण विच्छेद किया है। तो चा में अंग की बिंदी है तो चा प्लस अंग, फिर दा में रा है तो दा प्लस रा, और स्वर कौन सा अलग हो गया? छोटा आ। माँ में आ का डंडा है यानी कि बड़ा आ, तो माँ में देखिए हलंत लग गया और ये बड़ा आ अलग हो गया। इसी प्रकार से निकल, आया, है। ठीक है। ये सारे जो हैं ये वर्ण हैं। ना, छोटी ई, का, ला, छोटा आ, ये सब क्या है? वर्ण हैं। ठीक है। तो आप वर्णों को समझ गए, तो आप सबसे पहले हम वर्ण की परिभाषा देख लेते हैं। आपको जहाँ पर इम्पोर्टेंट लगे आप वहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है। तो वर्णमाला से पहले हम वर्ण की परिभाषा देखते हैं। इस प्रकार प्रत्येक शब्द का उच्चारण करते समय हमारे मुख से अनेक ध्वनियाँ निकलती हैं। जब मुख से उच्चारित इन ध्वनियों को लिखा जाता है तब वे वर्ण अथवा अक्षर कहलाते हैं। या आप सरल तरीके से ये समझ सकते हैं कि हमारे मुख से जो ध्वनियाँ निकलती हैं उनका जो लिखित रूप है या उनको प्रदर्शित करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वही वर्ण कहलाते हैं। ठीक है। तो वर्णों की परिभाषा आप याद कर लेंगे अच्छे से। तो वर्ण की परिभाषा क्या हो गई? वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके खंड नहीं किए जा सकते वर्ण अथवा अक्षर कहलाती है। तो आप इस परिभाषा को बहुत अच्छे से याद रखिएगा, ये वर्ण की परिभाषा है। अगला देख लेते हैं वर्णमाला क्या होता है। तो वर्णमाला की परिभाषा अच्छे से हम आपको आज क्लियर करा देंगे। जब किसी भाषा के वर्णों को क्रमबद्ध में रूप में लिखा जाता है तब वह वर्णों की माला अर्थात वर्णमाला कहलाती है। यानी कि हमारे जितने भी वर्ण हैं, ठीक है, वैसे हमारे 52 वर्ण होते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं। तो जब हम 52 के 52 वर्णों को उनकी ध्वनियों के हिसाब से क्रम में रखते हैं तो वो वर्णमाला कहलाती है। ठीक है। तो इसकी क्या परिभाषा हो गई? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है कि हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं। तो कितने वर्ण हैं? 52। ठीक है। आप चाहें तो इसके नोट्स भी बना सकते हैं। अब वर्णमाला में कौन कौन से टाइप होते हैं, तो आज हम इन टाइपों को भी अच्छे से देखेंगे कि वर्णमाला में कौन कौन से टाइप होते हैं, किस किस प्रकार की वर्णमाला होती है। सबसे पहले वर्णमाला में जो आते हैं वो होते हैं स्वर, फिर अयोगबाह, फिर व्यंजन, फिर संयुक्त व्यंजन
और अतिरिक्त व्यंजन। ठीक है, इसके अलावा भी होते हैं, मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पर समझ लेते हैं। ठीक है, स्वर, सबसे पहले स्वरों की बात करेंगे तो छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए ओ औ। और अयोग वहाँ में जो आता है वो है अंग और आहा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा जाता है कि अंग और आहा क्या है। तो अंग और आहा क्या है? स्वर है, व्यंजन है, कि कोई नहीं है। तो आपका उसमें एक ऑप्शन दिया होगा ना स्वर है ना ही व्यंजन, या फिर अयोग वह भी दिया हो सकता है ऑप्शन में। तो ना स्वर है ना ही व्यंजन है। तो अंग और आहा जो है वो ना ही स्वर होते हैं और ना ही व्यंजन होते हैं, ये होते हैं अयोग वह। ठीक है, फिर बात करेंगे व्यंजनों की। तो व्यंजनों में सबसे पहले आता है का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। और हर वर्ग में 5-5 अक्षर दिखाई दे रहे होंगे आपको। ये देखिए, ये 5-5 अक्षर हैं। ठीक है, इसके बाद ये जो या रा ला वा है, ये क्या होते हैं? या रा ला वा ये होते हैं अंतस्थ व्यंजन। आप इसको लिख लीजिए, ये कौन से व्यंजन होते हैं? अंतस्थ व्यंजन होते हैं। तो कौन कौन से हमारे अंतस्थ व्यंजन होते हैं? या, रा, ला और वा। या, रा, ला, वा हमारे अंतस्थ व्यंजन होते हैं, इनको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। इसके बाद आते हैं शा, सा, सा और हा। ये कौन से व्यंजन होते हैं? तो ये होते हैं ऊष्म व्यंजन। इनको ऊष्म व्यंजन क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनके उच्चारण करते समय हमारे मुख से एकदम ऊष्म यानी कि गर्म हवा निकलती है। जैसे सा, शा, सा, हा, इन सभी का उच्चारण करते समय आप देखेंगे कि आपके मुख से गर्म हवा निकल रही है, जिसे ऊष्म कहते हैं। तो ऊष्म व्यंजन है ये। ठीक है, इसके बाद आते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन में आप देख सकते हैं छा, त्रा, ज्ञा, श्रा। अब इनमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कुछ, वो क्वेश्चंस क्या हैं उनको आप अच्छे से समझ लीजिए। यहाँ पर क्या है वो क्वेश्चंस? सबसे पहले पूछा जाता है छा का, कि जो छा है वो किन वर्णों से मिलकर बना है? तो वो मिलकर बना होता है का प्लस सा से। ठीक है, उसके बाद पूछा जाता है ज्ञा कौन कौन से वर्णों से मिलकर बना है? तो ये मिलकर बना है जा प्लस आ से। ठीक है, इसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो त्रा है ये किन किन वर्णों से मिलकर बना है? तो आप लिखेंगे ता प्लस रा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये प्रश्न बहुत ज़्यादा एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इसके बाद आता है अतिरिक्त व्यंजन। अब ये अतिरिक्त व्यंजन को क्या क्या बोलकर आपसे प्रश्न पूछ सकते हैं? सबसे पहला जो शब्द है आपसे वो पूछ सकते हैं कि द्विगुण व्यंजन किसे कहते हैं? कौन से व्यंजन? द्विगुण व्यंजन। तो द्विगुण व्यंजन में भी आपको यही अतिरिक्त वाले व्यंजन लिखने हैं। ठीक है, अगला अगला शब्द आपसे वो पूछ सकते हैं कि उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त उत्क्षिप्त व्यंजन कौन से होते हैं? तो उत्क्षिप्त व्यंजनों में भी आपको यही दोनों अतिरिक्त व्यंजन लिखने हैं, जो कि हैं ढा और अड़ा। ठीक है, इसके बाद एक नज़र में आप देख सकते हैं यहाँ पे रिवीजन है। तो ये रिवीजन क्या है कि स्वरों की संख्या 11 होती है, अयोग वह हमारे 2 होते हैं, व्यंजनों की संख्या 33, संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4, अतिरिक्त वर्ण या द्विगुण वर्ण 2 और कुल बनता है 52। तो इसीलिए मैंने आपको इस पीडीएफ के पढ़ने के लिए अच्छे से बोला है, क्योंकि इसमें रैपिड रिवीजन भी है। चलिए अगला देखते हैं वर्णों के भेद। अब वर्णों के 2 भेद होते हैं। पहला होता है स्वर, दूसरा होता है व्यंजन। तो स्वरों और व्यंजनों से मिलकर बनती है वर्णमाला। ठीक है, अब स्वरों और वर्णों को, व्यंजनों को अच्छे से आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे स्वर की। तो जिन वर्णों का उच्चारण अन्य ध्वनियों की सहायता के बिना किया जाता है उन्हें स्वर कहते हैं। इनके उच्चारण में वायु बिना किसी रुकावट के मुख से बाहर निकलती है। हिंदी में 11 स्वर होते हैं, जो कि इस प्रकार हैं: छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए ओ औ।
ठीक है, ये होते हैं स्वर। स्वरों को अगर आपको सबसे सिंपल परिभाषा चाहिए तो आप ये लिख सकते हैं कि स्वरों का उच्चारण स्वतंत्रता से किया जाता है, मतलब स्वरों के उच्चारण में कोई बाधा नहीं होती है। और वही यहाँ पर लिखा हुआ है कि इनके उच्चारण करते समय मुख में कोई बाधा या रुकावट नहीं होती है। तो ये परिभाषा आप अच्छे से याद कर लें। इसके बाद हम पढ़ेंगे स्वरों के भेद। अब स्वरों के भेद कौन कौन से होते हैं? पहला होता है ह्रस्व स्वर, दूसरा होता है दीर्घ स्वर, तीसरा होता है प्लुत स्वर। अब ह्रस्व स्वर किसे बोलते हैं, अच्छे से समझिएगा। मैं आपको बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा कि ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं। तो जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। तो बहुत कम समय लगे, जिनके उच्चारण में एकदम से वो ध्वनि बस मुंह से निकल जाए, जैसे अ, ई, उ, री। तो ये जो वर्ण है इनका देखिए आप कितनी जल्दी से मुख से आवाज़ निकलती है। जैसे कि छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री, इनको ऐसे बोलते हैं अ, ई, उ, री। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं साइड में यहाँ पे लिखा हुआ है ह्रस्व स्वर 4 होते हैं, छोटा आ, छोटी ई, छोटू ऊ और री। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्वरों का भेद, क्योंकि ये एग्जाम्स में बहुत पूछे जाते हैं। इसके बाद आता है हमारा दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वरों में जो है वो ह्रस्व स्वरों से कुछ ज़्यादा समय लगता है। तो जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से लगभग 2 गुना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। अब इसमें आ जाता है आ, ई, उ, ए, ओ, औ। ठीक है, यहाँ पे बॉक्स में भी दे रखा है, आप इनको याद कर सकते हैं। अगला है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर को आप अच्छे से समझ लीजिएगा कि ये होते क्या हैं। ठीक है, तो इनको आप अच्छे से समझिए कि प्लुत स्वर हैं क्या। तो जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं, जैसे ओम, रोम। प्लुत स्वर का चिन्ह ये होता है, जहाँ पर भी ये लगा होता है इसका मतलब ये है कि उस वर्ण को आपको देर तक बोलना है। और प्लुत स्वर जो होते हैं वो अब ज़्यादातर संस्कृत में प्रयोग किए जाते हैं। हिंदी भाषा में अब प्लुत स्वरों का प्रयोग बहुत ही कम है, या आप बोल सकते हैं बंद हो चुका है। ठीक है, तो स्वरों की मात्राएं देख लेते हैं अब हम, क्योंकि जो स्वर होते हैं उनकी मात्राएं भी होती हैं। जैसे छोटा आ की कोई मात्रा नहीं होती है। अगर आपसे पूछा जाए एक ऐसा वर्ण जिसकी कोई मात्रा नहीं है तो वो है छोटा आ। फिर आता है बड़ा आ, बड़ा आ की मात्रा, छोटी ई, छोटी की मात्रा। और ये जो किला लिखा हुआ है ये एग्जाम्पल है कि छोटी ई से मात्रा से बनकर जो शब्द बना है वो है किला। बड़ी ई, छोटू ऊ, बड़ू ऊ, री, ओ, औ। ये सब आपने बहुत अच्छे से पढ़ रखा होगा, ये आपको बहुत अच्छे से हमको समझाने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद देखिए आपको इस पीडीएफ में दे रखा है रैपिड रिवीजन के लिए, याद रखिए पॉइंट। ठीक है, इसमें से भी कई प्रकार के प्रश्न हर बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। जैसे पहला पॉइंट आप देखेंगे, छोटा आ स्वर की कोई मात्रा नहीं होती, प्रत्येक व्यंजन का उच्चारण छोटा आ स्वर की सहायता से किया जाता है। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया कि किसी भी व्यंजन का उच्चारण छोटा आ की मात्रा के साथ किया जाता है। जब किसी व्यंजन में छोटा आ की ध्वनि नहीं मिली होती है तब उस व्यंजन के नीचे एक तिरछी छोटी रेखा लगा देते हैं, जिसे हल चिन्ह या हलंत कहते हैं। ये मैं आपको बता चुका हूँ कि जब हम व्यंजनों से स्वरों को अलग करते हैं या स्वर ध्वनि को अलग कर देते हैं तो जो व्यंजन वर्ण होता है उसके नीचे हमको हलंत लगाना होता है। अगला देखेंगे, जब व्यंजन में छोटा आ की ध्वनि मिली होती है तब उस व्यंजन के नीचे हलंत नहीं लगता है। री की मात्रा प्रायः वर्णों के नीचे ही लगाई जाती है। रा में छोटू ऊ तथा बड़ू ऊ की मात्राएं उसके नीचे ना लगाकर रा के मध्य यानी कि उसके पेट में लगाई जाती हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं एग्जाम्पल में कि यहाँ पे देखिए छोटू की मात्रा के कुछ एग्जाम्पल हैं, यहाँ पे कुछ बड़ू ऊ की एग्जाम्पल हैं। ठीक है, बड़ी ऊ की मात्रा की एग्जाम्पल्स हैं। आगे देखते हैं। अब बात करते हैं अयोगबा की। सबसे पहले स्वर था, स्वरों को हमने कंप्लीट कर लिया। अब बात करेंगे अयोगवाह की। तो हिंदी वर्णमाला में अंग और आह 2 वर्ण होते हैं जिन्हें अयोगवाह कहते हैं। स्वतंत्र रूप से प्रयोग ना होने के कारण इनकी गणना ना तो स्वर में होती है और ना ही व्यंजन में होती है। व्याकरण की दृष्टि से अंग को अनुस्वार और आह को विसर्ग कहते हैं। तो अयोगवाह की क्या परिभाषा बनी? तो जो वर्ण स्वर और व्यंजन के अतिरिक्त होते हैं उन्हें अयोगवाह कहते हैं। सबसे पहले अनुस्वार के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। तो अनुस्वार क्या है, अच्छे से देखते हैं। अनुस्वार, जब किसी वर्ण के उच्चारण करते समय वायु केवल नाक से बाहर आती है
तब उसे दर्शाने के लिए शिरोरेखा के ऊपर बिंदु का चिन्ह लगाते हैं। इसे ही अनुस्वार कहते हैं, जैसे पंख, रंक, गंध आदि। यानी कि जो हम बिंदी लगाकर शब्द बनाते हैं उसमें नाक से आवाज़ निकलती है, सिर्फ और सिर्फ नाक से आवाज़ निकलती है, जिनका उच्चारण करते समय वो होते हैं अनुस्वार। अब देखते हैं अनुनासिक कौन से होते हैं। तो जब किसी वर्ण का उच्चारण करते समय वायु नाक और मुख दोनों से बाहर निकलती है, तब उस वर्ण को चंद्र बिंदु लगाकर प्रदर्शित करते हैं, इसे ही अनुनासिक कहते हैं। इसके एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे दांत, आँख, अंगूठी आदि। ठीक है, तो उसमें चंद्र बिंदु का जिसमें प्रयोग होता है वो अनुनासिक है, और जिसमें सिर्फ बिंदी का प्रयोग होता है वो अनुस्वार है। ठीक है, अगला देखते हैं विसर्ग। आप इन याद रखिए वाले पॉइंटों को जरूर पढ़ लीजिएगा। अब देखते हैं विसर्ग। इस ध्वनि का उच्चारण हा के समान होता है। यह स्वर नहीं है, लेकिन इसे आ के साथ जोड़कर आहा की तरह लिखा जाता है। ठीक है, तो इसका प्रयोग प्रायः शब्द के अंत में किया जाता है, जैसे अंतः, प्रातः, स्वतः। इसमें आप देखिए हा निकलता है लास्ट में, प्रायः, सनह आदि। आगत ध्वनि कौन सी होती हैं? आगत ध्वनि आपने सुनी होंगी, जैसे हम लोग बोलते हैं डॉक्टर, तो डॉक्टर में देखिए आप जो ऊपर ओ लगाते हैं, ओ की दो ध्वनि होती है, उसी को बोलते हैं आगत ध्वनि। कॉपी, टॉफी, वॉल आदि। ठीक है, अब अनुस्वार और अनुनासिक में अंतर क्या होता है? तो अनुस्वार और अनुनासिक में अभी हम लोगों ने पढ़ा, सबसे बड़ा अंतर क्या होता है। अनुनासिक में जो प्राणवायु है वो सिर्फ नाक से बाहर निकलती है, जबकि अनुस्वार की जो मैंने उल्टा बोल दिया, जो अनुनासिक शब्द होते हैं उनमें जो प्राणवायु है वो नाक और मुख दोनों से होकर निकलती है, जबकि अनुस्वार में सिर्फ नाक से निकलती है। ठीक है, और इनके एग्जाम्पल हैं, जैसे हंस और हंस। हंस और हंस, हंस अनुस्वार है जबकि हंस अनुनासिक है। ठीक है, अगला देखते हैं व्यंजन। जिन वर्णों के उच्चारणों में स्वरों की सहायता ली जाती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। तो मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया कि जो व्यंजन वर्ण होते हैं वह स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। इनके उच्चारण में थोड़ा वायु रुक कर मुख से बाहर निकलती है। हिंदी में व्यंजनों की संख्या 33 है, का से हा तक। संयुक्त व्यंजनों को मिलाकर इनकी संख्या 37 है। तो कभी कभी प्रश्न पूछ लेते हैं कि संयुक्त व्यंजनों को मिलाकर हमारे व्यंजनों की संख्या कितनी है। तो व्यंजन के भेद देखते हैं। व्यंजनों के भेद कई प्रकार से किए जा सकते हैं, जैसे स्पर्श के आधार पर, श्वास मात्रा के आधार पर। तो सबसे पहले देखते हैं स्पर्श के आधार पर। स्पर्श के आधार पर जो हमारे व्यंजन हैं वो कितने प्रकार के हैं। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। मैं पहले भी बता चुका हूँ स्टार्टिंग में। तो सबसे पहले स्पर्श व्यंजन कौन से होते हैं? तो जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ मुख के विभिन्न भागों, जैसे कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओंठ से स्पर्श करती हुई बाहर आती है, तो उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इन्हें 5 वर्गों में बांटा गया है। तो पहला है का वर्ग, जिसमें 5 अक्षर आते हैं, का, खा, गा, घा, अड़ा। चा वर्ग, चा, छा, जा, झा, आ। फिर टा वर्ग, टा, ठा, डा, ढा, अड़ा। फिर ता वर्ग, ता, था, दा, धा, ना। फिर पा वर्ग, पा, फा, बा, भा, मा। और जो इनके उच्चारण स्थान हैं वो इस प्रकार हैं। जो का वर्ग होता है वो कंठ से बोला जाता है, जो चा वर्ग होता है वो तालव्य से, जो टा है वो मूर्धन्य से, जो ता है वो दंत से, और जो पा है वो ओष्ठ्य से। तो यदि आपसे पूछ लिया जाए कि जो चा अक्षर है उसका उच्चारण स्थान क्या है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं जो चा वर्ग है वो तालव्य से बोला जाता है। कहाँ से बोला जाता है? तालव्य से। तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा तालव्य। और यहाँ पे कुछ नोट पॉइंट दे रखा है, उसको भी देखते हैं कि प्रत्येक वर्ग के अंतिम वर्ण को पंचम वर्ण कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का नाम अपने वर्ग के प्रथम वर्ण के आधार पर रखा गया है, जैसे कि ये। तो इसको आप ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। ट्रिक क्या होगी? का, चा, टा, ता, प। आप एक शब्द याद रखिए, कचटतप। कचटतप से आपको ये सारे के सारे 25 वर्ण याद हो जाएंगे। ये सभी स्पर्शी व्यंजन या स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, अब इसमें बात कर रहे हैं ये पंचम वर्ण की। तो पंचम वर्ण जो होता है वो हर वर्ग का आखिरी अक्षर है, यानी कि आ, अड़ा, ना, मा। ये जितने भी वर्ण हैं ये क्या है? नासिक की ध्वनि है, और इनको
पंचम वर्ण भी कहा जाता है, क्योंकि ये नाक से निकलती हैं। ठीक है। अंतस्थ व्यंजन मैं आपको पहले ही बता सका हूँ। अंतस्थ व्यंजन कहते किसे हैं ये देख लेते हैं। तो अंतस्थ व्यंजन जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु मुख के किसी भाग को पूरी तरह स्पर्श नहीं करती उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। और 4 अंतस्थ व्यंजन हमारे हैं, या, रा, ला, वा। ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं? ऊष्म व्यंजन मैं बता चुका हूँ। ऊष्म का अर्थ है गर्म। जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु मुख के विभिन्न भागों से रगड़ खाकर ऊष्म यानी कि गर्मी पैदा करती है उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ऊष्म व्यंजन भी हमारे 4 हैं। कौन कौन से? सा, सा और हा। अब देखते हैं व्यंजनों का वर्गीकरण श्वास की मात्रा के आधार पर। तो श्वास की मात्रा के आधार पर व्यंजन 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है अल्प प्राण और एक होता है महाप्राण। इसको देखिए मैं आपको कितने अच्छे से याद करवाता हूँ, अल्प प्राण और महाप्राण को। इसकी ट्रिक भी दूंगा मैं आपको। अल्प प्राण व्यंजनों को सबसे पहले हम समझते हैं। तो जिन वर्णों के उच्चारणों में वायु की मात्रा कम होती है, यानी कि जिसका उच्चारण हम कम श्वास में कर सकें, वे अल्प प्राण कहलाते हैं, यानी कि अल्प प्राण व्यंजन कहलाते हैं। हिंदी वर्णमाला के प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां वर्ण जो है वो अल्प प्राण व्यंजन होता है। इसको समझिए, कैसे समझते हैं यहाँ पर देखते हैं। तो प्रत्येक वर्ग का जो पहला, तीसरा और 5वां वर्ण है वो क्या है? अल्प प्राण है। आप इसको कैसे याद कर सकते हैं? पहला, तीसरा और 5वां। आपको याद रखना है अल्प प्राण जो होते हैं वो क्या होते हैं? 135। तो अल्प प्राण आप कैसे याद करेंगे? अल्प प्राण होते हैं 135, यानी कि हर वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां अक्षर जो है वो अल्प प्राण है। अब महाप्राण हम कैसे याद करेंगे? महाप्राण आप याद करिए दूसरा और चौथा, यानी कि हर वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या होता है? महाप्राण होता है। तो आप महाप्राण कैसे याद करेंगे? 24, यानी कि अल्प प्राण 135 और महाप्राण 24। ठीक है। और वही यहाँ पर दे रखा है, मैंने आपको ट्रिक से समझा दिया। तो का वर्ग का पहला वर्ण है का वर्ग का तीसरा वर्ण है गा और का वर्ग का 5वां वर्ण है आ। तो ये तीनों ही क्या है? अल्प प्राण। फिर चा वर्ग है, फिर टा वर्ग है, फिर ता वर्ग है, फिर पा वर्ग है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप यहाँ पर समझ सकते हैं अच्छे से। इसके बाद करते हैं महाप्राण व्यंजन की। महाप्राण भी मैंने आपको बता दिया कि हर वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण होता है। तो आप इसको कैसे आ सकते हैं? दूसरा और चौथा यानी कि 24, महाप्राण 24। इसकी ट्रिक से आपको याद कर सकते हैं। तो का वर्ग का दूसरा वर्ण कौन सा होता है? खा। तो खा क्या है? एक महाप्राण ध्वनि है। चौथा वर्ण कौन सा होता है? घा। तो घा क्या है? एक महाप्राण ध्वनि है। इसके बाद बात करते हैं संयुक्त व्यंजनों की। तो संयुक्त व्यंजनों को आप अच्छे प्रकार से देखिए। 2 भिन्न व्यंजनों के परस्पर मेल से बने व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। यानी कि जब 2 व्यंजनों से मिलकर एक तीसरा व्यंजन बनता है वो क्या कहलाता है? संयुक्त व्यंजन कहलाता है। देख लेते हैं हम लोग संयुक्त व्यंजनों को। सबसे पहले आता है छा, जो कि का और शा से मिलकर बना है। फिर त्रा, जो कि ता और रा से मिलकर बना है। फिर आता है ज्ञा, जो जा और आ से मिलकर बना है। फिर आता है शा, जो कि शा और रा से मिलकर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर एग्ज़ाम में ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। संयुक्त व्यंजन में पहला व्यंजन स्वर रहित तथा दूसरा व्यंजन स्वर सहित होता है। देखिए पहले वाले में आपको हलंत लगा मिलेगा, लेकिन दूसरे वाले में हलंत नहीं लगा है, क्योंकि पहला वाला स्वर रहित है और दूसरा वाला स्वर सहित है। सहित मतलब इसमें स्वर शामिल है। इसके बाद आता है द्वित्व व्यंजन। द्वित्व व्यंजन क्या होते हैं? ये अलग से आता है कि द्वित्व व्यंजन किसे कहते हैं। तो जब एक व्यंजन अपने ही जैसे दूसरे व्यंजन से मिलता है तो उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं। यानी कि जब दोनों सेम हों, जैसे का प्लस का, तो इसमें आधा का और पूरा का बन जाता है, यानी कि क बन जाता है। जैसे पक्का, छक्का, फिर चा प्लस चा, तो इसमें एक जो वर्ण है वो आधा हो जाता है। आधा क्यों हो जाता है इस बात को भी आप अच्छे से समझिए, क्योंकि इस वाले चा में हलंत है तो ये आधा है और इस वाले चा में हलंत नहीं है, यानी कि ये स्वर सहित है और ये पूर्ण वर्ण है। तो ये जो आधा वाला चा है ये स्वर रहित होता है। अगर आपको इसको लिखना हो तो आप ऐसे लिखेंगे हलंत लगाकर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अतिरिक्त व्यंजन कौन कौन से पढ़े थे हम लोगों ने? अतिरिक्त व्यंजन के मैंने नाम भी बताए थे, कौन कौन से फिर से बता देते हैं। द्विगुण व्यंजन,
इनका क्वेश्चन द्विगुण व्यंजन से भी पूछा जा सकता है और उत्क्षिप्त व्यंजन के नाम से भी इनका क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो जिन वर्णों का उच्चारण करते समय जीवा ऊपर उठकर मूर्धा को स्पर्श करती हुई तुरंत नीचे गिरती है उन्हें अतिरिक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे अड़ा और ढा अतिरिक्त व्यंजन है। इन व्यंजनों में कोई शब्द आरंभ नहीं होता, इनका प्रयोग शब्द के अंत अथवा मध्य में होता है। जैसे अड़ा तो पेड़, सड़क, रगड़, पहाड़। अढ़ा गढ़, बुढ़िया, कढ़ाई, बाढ़ आदि। ये वही अड़ा है जो हम लोगों ने बचपन में याद किया था, अड़ा खाली। अड़ा खाली क्यों है? क्योंकि इससे कोई भी शब्द स्टार्ट नहीं होता है। संयुक्ताक्षर क्या होते हैं? अभी आपने पढ़ा संयुक्त व्यंजन, लेकिन संयुक्ताक्षर क्या होते हैं इसका देखते हैं अच्छे से। जब एक स्वर रहित व्यंजन अन्य स्वर सहित व्यंजन से मिलता है तो एक संयुक्ताक्षर बनता है। जैसे का हलंत प्लस ता, तो ये जो है का, ये स्वर रहित है और जो ता है वो स्वर सहित है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो हलंत वाले अक्षर होते हैं वो आधे होते हैं। इनको कैसे शो करेंगे? आधा। अगर चा में हलंत लगा हुआ है तो हम इसको कैसे शो करेंगे? आधा चा शो करेंगे हम इसको, ठीक है। इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखें। अब अगला देख लेते हैं। यहाँ दो अलग अलग व्यंजन मिलकर कोई नया व्यंजन बनाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, आधा का पूरा था आधा हो गया, सा पूरा था आधा हो गया, यहाँ पे भी सा पूरा था आधा हो गया, दा पूरा था, यहाँ पर देखिए दा में हलंत लगा हुआ है। तो या तो आप हलंत लगा के शो करिए, नहीं तो आधा कर दीजिए। तो दा को आधा नहीं लिखा जा सकता है क्योंकि दा का कुछ आधा अक्षर होता ही नहीं है। तो यहाँ पे दा को हलंत लगा कर ही देखिए यहाँ पर लिख दिया गया है। लेकिन जहाँ पर आधे अक्षर बनाए जा सकते हैं, जैसे सा को आधा बनाया जा सकता है, तो वहाँ पर आधा ही सा लिखा जाएगा। यदि हम पूरा लिखेंगे तो हमको हलंत लगा कर लिखना पड़ेगा। इसके बाद आता है रा का संयोग। अब रा भी कई प्रकार के होते हैं। देखिए कौन कौन से रा हैं। जब रा स्वर रहित होता है तो उसे रेफ भी कहते हैं। तब यह अपने से आगे वाले वर्ण के ऊपर लगाया जाता है। तो ये जो ऊपर रा लगता है इसका रेफ भी बोलते हैं, ठीक है। वैसे बोलते हैं रा कितने प्रकार का होता है, तो एक होता है रेफ जो ऊपर लगता है, जो शिरोरेखा के ऊपर लगता है वो कहलाता है रेफ। और एक होता है पदेन जो शब्दों के नीचे लगता है। जो रा शब्दों के नीचे लगता है, जैसे पा में रा लगा देते हैं हम लोग, तो ये कैसा रा है? पदेन, ठीक है। फिलहाल पढ़ते हैं हम लोग। तब यह अपने से आगे वाले वर्ण के ऊपर लगाया जाता है, जैसे सूर्य, मर्द, धर्म। अगला, रा से पूर्व कोई भी स्वर रहित व्यंजन होने पर रा उसके पैरों में लगाया जाता है। कैसे? जैसे ता प्लस रा तो त्रा बन गया, तो छत्र। लेकिन का में रा कैसे लगेगा? देखिए चक्र। पा में रा कैसे लगेगा? प्रभ्र, ठीक है। ये त्रा का मतलब क्या होता है? त्रा का मतलब होता है ता में रा, ठीक है। ये रा लगता है जिसे हम ऐसे लिख देते हैं। शा के साथ रा जुड़ने पर श्रा और सा के साथ रा का संयोग होने पर स्त्र बन जाता है। जैसे सा में रा जुड़ा तो श्रा, तो श्रम श्रेष्ठ, और सा में रा जुड़ा तो इसे श्र पढ़ेंगे, ठीक है। श्र, जैसे श्रोत, सहस्त्र, ठीक है। अब हम देख लेते हैं वर्ण विच्छेद। वैसे मैंने आपको वर्ण विच्छेद पहले ही बता दिया है, लेकिन वर्ण विच्छेद की परिभाषा देखिए। शब्दों में प्रयुक्त वर्णों को अलग अलग करके लिखना वर्ण विच्छेद कहलाता है। वर्ण विच्छेद करते समय स्वरों का मूल रूप में लिखा जाता है तथा व्यंजनों के नीचे हलंत लगाना आवश्यक होता है। तो देखते हैं वर्ण विच्छेद कैसे करना है हमको। जैसे पीतल, तो पीतल में आप पा लिखेंगे, और पा में कौन सी मात्रा है? बड़ी ई की, तो इसमें बड़ी ई अलग कर देंगे, ठीक है। फिर जैसे ता है, तो ता जो है वो छोटा आ से मिलकर बना होगा, है ना। तो ता में हलंत लगा देंगे क्योंकि उसको छोटा आ को अलग कर दिया हमने। ऐसे ही ला में हलंत लगा देंगे, उसके छोटा आ को अलग कर देंगे। अगला देखते हैं कचालू। तो कचालू में आप देखिए का में हलंत लगा देंगे, छोटा आ अलग कर देंगे। ऐसे ही चा में बड़ा आ है तो चा में हलंत लगाएंगे और बड़ा आ अलग कर देंगे। ऐसे ही ला में हलंत लगाएंगे और ला में कौन सी मात्रा थी? बड़ू की, तो बड़ू ऊ अलग लिख दिया जाएगा। ऐसे ही आप करेले का देखिएगा, कंगन का देखिएगा, किताब का, कृपालू का, लठैत का, नौकर का, और इसकी अच्छे से आप प्रैक्टिस करिएगा।
और अगर आपको ये PDF चाहिए तो व्हाट्सएप के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप की लिंक है, आप वहाँ पर जाके हाय मैसेज करिए, PDF लिखिए, मैं आपको PDF सेंड कर दूँगा। और आप कमेंट में एक बार ज़रूर बताइए कि आपको और किस चीज़ का वीडियो चाहिए, मैं फ्री PDF के साथ वो वीडियो लेकर आऊँगा, ठीक है। और मुझे मोटिवेट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करिए जिससे मुझे पता चल सके कि मेरा वीडियो आप तक पहुंच रहा है और आपको पसंद आ रहा है। आप कमेंट करिए, आप उसमें कमी भी बता सकते हैं, अच्छाई भी बता सकते हैं, आप अच्छे से एक कमेंट ज़रूर करिए, ठीक है, जिससे मैं मोटिवेट हो सकूँ। और चैनल को सब्सक्राइब करिए, मुझे सपोर्ट करिए। धन्यवाद।